नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मिडिल ईस्ट के जंग में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की एंट्री होने वाली है और एक ऐसी महाडील जिसने खाड़ी देशों के साथ में ट्रंप और अमेरिकी सेना के होश उड़ा दिए। पेंटागन का गेम ओवर होने वाला है और अमेरिकी फौज का बोरिया बिस्तर बंधना बिल्कुल तय है। अब समझिए, ईरान की जो एयरफोर्स है उसमें अब रूस का सबसे घातक, सबसे खतरनाक शिकारी शामिल होने जा रहा है। ये वो फाइटर जेट है जो अमेरिकी और इजरायली सेनाओं के लिए साक्षात काल साबित होगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर यह हथियार ईरान के पास पहले होता तो अमेरिका और इजरायल 28 फरवरी को हमला करने की हिमाकत कभी नहीं कर पाते। याद रखिएगा, कुछ दिन पहले लीक हुए उन रूसी खुफिया दस्तावेजों को चीख चीख कर गवाही देते हुए नजर आ रहे थे कि पुतिन ईरान के पीछे चट्टान बनकर खड़े हैं। अब रूस ईरान का वो अभेद्य सुरक्षा कवच बन चुका है जिसे भेदना ट्रंप की सेना के लिए अब उसके बस की बात नहीं। और यही वजह है कि अमेरिकी नौसेना गल्फ ऑफ ओमान में ब्लॉकेट लगाकर तो बैठी है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने का दम नहीं दिखा पा रही। तेहरान की सत्ता में मुश्तबा का बढ़ता कद और क्रेमलिन में बैठे पुतिन का इशारा, इस जोड़ी के कारण खाड़ी में ट्रंप बचे कुचे दिन गिनना शुरू कर चुके हैं। जंग के पहले दिन से लेकर आज तक पुतिन ने ईरान को सिर्फ कूटनीतिक कवच ही नहीं दिया, बल्कि अपनी सबसे संहारक सैन्य ताकत भी सौंप दी। कदम से कदम मिलाकर खड़ी रूस और ईरान की ये जुगलबंदी अब मिडिल ईस्ट से अमेरिका का नामो निशान मिटाने पर आमादा है। ट्रंप के लिए अल्टीमेटम साफ है कि या तो खाड़ी छोड़ दो या फिर पुतिन के इन घातक शिकारियों का सामना करो। बताएंगे आपको किस तरह से अब पुतिन और ईरान की जोड़ी अमेरिका और इजरायल की चिंता बढ़ा रही है। आखिर ऐसा क्या नया होने वाला है जो मिडिल ईस्ट को और भी ज्यादा घातक बनाता हुआ नजर आता है। अमेरिका से लेकर इजरायल तक डिफेंस एक्सपर्ट्स की रातें काली हो चुकी हैं। मिडिल ईस्ट के रण मैदान में एक ऐसा भूचाल आया जिसने पेंटागन के सारे नक्शे और डोनाल्ड ट्रंप की सारी रणनीतियों को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। दुनिया जिसे अब तक सिर्फ एक क्षेत्रीय जंग समझ रही थी, उसमें महाबली व्लादिमीर पुतिन की सीधी और सबसे खतरनाक एंट्री हो चुकी है। एक ऐसी गुप्त डील, एक ऐसा समझौता जिसने खाड़ी देशों से अमेरिकी सेना और ट्रंप के साम्राज्य का बोरिया बिस्तर समेटने का डेथ वारंट जारी कर दिया है। तेहरान की सत्ता के नए पावर सेंटर मुश्तबा खामेनेई और क्रेमलिन के चाणक्य व्लादिमीर पुतिन ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसके सामने अमेरिका की सुपर पावर होने की हेकड़ी हवा हो गई। ईरान की एयरफोर्स में रूस का वो सबसे खतरनाक शिकारी विमान शामिल होने जा रहा है जिसकी सिर्फ दहाड़ सुनकर अमेरिकी पायलट्स के पसीने छूट जाते हैं। ये वो विमान है जो अमेरिकी ठिकानों पर मौत बनकर बरसने के लिए तैयार खड़ा है। रूस अपना वो सबसे खतरनाक फाइटर जेट सौंप रहा है जो हवा में अदृश्य रहकर दुश्मन का शिकार करता है। ये महज एक विमान नहीं समझिए, यह आसमान में उड़ता हुआ एक ऐसा किला है जो अमेरिकी F-35 और F-22 जैसे स्टील बर्ड्स को ढूंढ कर मार गिराने की क्षमता रखता है। मिलिट्री वॉच मैगजीन के एक सोर्स से ट्रंप के वजूद पर खतरे की आशंका आखिर क्यों जताई जा रही है, आइए आपको बताते हैं। समझिए, दरअसल जंग के बीच में ईरान को फाइटर जेट देने के लिए रूस तैयार है और रूस से ईरान को बहुत ही जल्द ही फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। फाइटर जेट पर ईरान और रूस के बीच में बड़ा समझौता हुआ। 12 सुखोई 30 SM-2 फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता है और रूस से मिलने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट नए नहीं बल्कि पुराने होंगे। ईरान को कम उड़ान भरी हुई सेकेंड हैंड फाइटर जेट मिलेंगे। फाइटर जेट की डिलीवरी 2027 के मध्य से शुरू हो जाएगी। 2027 के अंत तक सभी 12 फाइटर जेट्स मिलने की उम्मीद है। ईरान को फाइटर जेट मिलने से यूएस इजरायल की टेंशन बढ़ी है, यह भी दावा एक तरह से किया जा रहा है। अब समझिए, ईरानी एयरफोर्स वर्तमान में दुनिया के सबसे पुराने फाइटर बेड़े में से एक का संचालन करती है और इसमें मुख्य रूप से 1970 के दशक में खरीदे गए वियतनाम युद्ध के समय के F-4DE और F-5EF फाइटर जेट शामिल हैं।
ईरानी एयरफोर्स सुखोई 30 SM-2 जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स के जरिए अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। लेकिन सोचिए कि अगर रूस की ये महाशक्ति ईरान के पास कुछ महीनों पहले आ गई होती तो क्या अमेरिका और इजरायल मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर हमला करने की हिम्मत भी जुटा पाते? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। रूसी सुरक्षा कवच ने अमेरिकी नौसेना को गल्फ ऑफ ओमान में बंधक बनाकर रख दिया। उनकी हिम्मत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एकदम से आगे बढ़ने की हो ही नहीं रही है। इस पूरे महायुद्ध की जो स्क्रिप्ट है, दरअसल ये आज की लिखी हुई नहीं है। इसके पीछे है महीनों की वो खामोश प्लानिंग, जिसका खुलासा तब हुआ जब रूस के बेहद संवेदनशील और खुफिया दस्तावेज लीक हो गए। और उन दस्तावेजों ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि पुतिन सिर्फ ईरान के दोस्त नहीं हैं, बल्कि वो जंग की शुरुआत से ही तेहरान के सबसे बड़े मददगार, सबसे बड़े रणनीतिकार बनकर पीछे खड़े हैं। अब आपको मिलिट्री वॉच मैगजीन के सोर्स से रूसी सरकार के उस लीक दस्तावेज के बारे में बताते हैं, जिससे जानकर ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 के आखिर में रूसी सरकार के दस्तावेज लीक हुए और रूसी सरकार के लीक दस्तावेजों में ईरान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। बड़ा खुलासा क्या? रूस को ईरानी वायुसेना के अगर देखा जाए तो 48 सुखोई 35 फाइटर देने थे। अब 2022 में खुलासा हुआ कि ईरान ने एयरक्राफ्ट को एक तरह से उसका एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। कई रिपोर्ट्स में तो ईरानी रक्षा मंत्रालय का फाइटर जेट खरीदने का दावा भी होता हुआ नजर आता है। ये सोर्सेज हैं, ये उस रिपोर्ट का दावा है। लीक दस्तावेजों ने डोनाल्ड ट्रंप को यह समझने पर मजबूर कर दिया कि ईरान के खिलाफ लड़ा जा रहा है ये युद्ध दरअसल सीधे पुतिन के खिलाफ लड़ा जा रहा है। रूस और ईरान के फाइटर जेट डील के बाद अब ईरान की जो पहुंच है वो खाड़ी के हर उस कोने तक हो जाएगी जहां पर अमेरिकी सैनिक और उनके ठिकाने मौजूद हैं। और अगर ये हथियार 28 फरवरी से पहले ईरान के हैंगर में तैनात होते तो अमेरिका और इजरायल के लड़ाकू विमान ईरान की सीमा की तरफ देखने की हिमाकत तक नहीं करते। अब पुतिन ने ईरान को वो दांत और नाखून दे दिए जो खाड़ी में अमेरिकी सेनाओं के लिए साक्षात काल बनने वाले हैं। आपको ये भी बताते हैं रूस का आखिर वो कौन सा फाइटर जेट है जिस पर ईरान की अब नजर है और ईरान चाहता है कि उसको ये फाइटर जेट मिल जाए जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाए। ईरान के पास में दरअसल दशकों पुराने करीब 300 पुराने फाइटर जेट्स हैं। ईरान पुराने फाइटर जेट्स की जगह रूसी जेट लेना चाहता है। अब दावा ये किया जा रहा है कि सुखोई 30 SM-2 में AL-41F-1S इंजन का इस्तेमाल होता है और अगर सुखोई 35 की बात करें तो उसमें भी इसी इंजन का इस्तेमाल होता है। अगर दोनों के रखरखाव की बात करें या ऑपरेशन की बात करें तो उसमें भी काफी हद तक समानताएं हैं और ये दोनों ही सोवियत सुखोई 27 एयर सुपीरियरिटी फाइटर के बेहतर वर्जन माने जाते हैं। सुखोई 30 SM-2 की कीमत सुखोई 35 की तुलना में 40% कम है और सुखोई 30 SM-2 का जो रखरखाव है और जो संचालन है वो भी बहुत आसान है, काफी हद तक सिंपल है। वहीं SU 30 SM-2 फाइटर जेट्स के जो नए एडवांस फीचर्स की अगर बात करें तो उसमें कई ऐसे एडवांस फीचर्स हैं जो हैं ही नहीं। अब ये भी जान लीजिए कि रूस से जो फाइटर जेट चाहिए उसकी ताकत क्या है वो भी जरा जान लीजिए। दरअसल सुखोई की अगर बात करें तो उसकी ये एक बड़ी ताकत है। सुखोई 30 SM-2 मौजूदा सुखोई 30 SM का एक तरह से अपग्रेडेड वर्जन माना जाता है और इसमें नए एवियोनिक्स और हथियार हैं। सुखोई 30 SM एक अपग्रेडेड फाइटर है जिसे सुखोई ब्यूरो की सब कंपनी इरकुट ने तैयार किया है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 2125 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और सुखोई 30 SM-2 की अगर बात की जाए तो कम ऊंचाई पर अधिकतम स्पीड 1350 है। सुखोई 30 SM की रेंज 3000 किलोमीटर, कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर की है। वही जेट में एयर टू एयर मिसाइलें शॉर्ट रेंज मिसाइल होती हैं। सुखोई 30 SM फाइटर जेट में अनगाइडेड रॉकेट और बम भी हैं। ईरान की जो एयरफोर्स है उसमें सुखोई 30 SM-2 शामिल हो गया तो अमेरिका का दबदबा खत्म होना तय है। आज की तारीख में
भौगोलिक स्थिति को अगर देखा जाए तो व्हाइट हाउस से बड़े बड़े दावे करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की नौसेना कहां खड़ी है? अमेरिकी सेना गल्फ ऑफ ओमान में ब्लॉकेट लगाकर दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये ईरान को घेर रही है, लेकिन ये सिर्फ एक छलावा है। समझिए, हकीकत यह है कि अमेरिकी नौसेना के पास में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर घुसने का दम ही नहीं बचा, क्योंकि पुतिन ने ईरान के चारों तरफ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मिसाइल डिफेंस का भेदी सुरक्षा कवच बना दिया कि अगर कोई अमेरिकी जहाज हॉर्मुज की सीमा में दाखिल हुआ तो उसका समंदर की गहराइयों में दफन होना तय है। ट्रंप जानते हैं कि पुतिन के इस कवच को तोड़े बगैर आगे बढ़ना आत्मघाती होगा। मुश्तबा के इरादे और पुतिन के हथियार, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके खिलाफ ट्रंप के पास में कोई तोड़ नहीं। अमेरिका के थिंक टैंक हैरान है कि प्रतिबंधों के मार झेलने के बावजूद ये दोनों देश एक दूसरे की रीढ़ की हड्डी कैसे बन गए। रूस ने ईरान को अपनी सैन्य तकनीक दी तो ईरान ने रूस को ड्रोन और रीजनल सपोर्ट देकर अमेरिका के दो तरफा घेराबंदी के प्लान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका इजराइल जंग में रूस ईरान की मदद आखिर कर कैसे रहा है और क्यों अमेरिका की इतनी ज्यादा चिंता है। सैन्य तकनीक के लेन देन की अगर बात की जाए तो रूस ने ईरान को उन्नत ड्रोन भेजे हैं। ईरान और रूस में दो तरफा रिश्ता है। ईरान रूस को शाहिद ड्रोन देता है तो रूस ने कई हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम दिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान की मदद लगातार रूस करता रहा है। ईरान के खिलाफ कठोर प्रस्ताव वीटो का भी इस्तेमाल करने वाला देश रूस ही है। ईरान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सुरक्षा भी एक तरह से रूस की ही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो तेल का खेल है। चीन के साथ में मिलकर रूस ईरान के तेल को खरीदता है और तेल को रूस वैश्विक बाजार में पहुंचाने में मदद कर रहा है। तमाम प्रतिबंध हैं, उन प्रतिबंधों को चकमा देने के लिए विशेष टैंकर का उपयोग किया गया। कैस्पियन सागर से ईरान का तेल रूस तक लगातार पहुंच रहा है। अब खाड़ी में अमेरिकी दादागिरी के दिन गिने चुने रह गए हैं, मान के चलिए। ट्रंप चाहे कितनी भी बयानबाजी कर ले, चाहे कितने भी प्रतिबंध लगा दे, लेकिन जमीन पर हकीकत बदल रही है। अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ खो रहा है। सऊदी अरब से लेकर यूएई तक खाड़ी के देश अब ये बखूबी समझ चुके हैं कि सुपर पावर का तमगा बदलने वाला है। जब पुतिन का सुरक्षा कवच ईरान के साथ खड़ा हो तो अमेरिका के लिए वहां टिके रहना आर्थिक और सैन्य रूप से नामुमकिन हो जाएगा। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं है, वैश्विक महाशक्तियों का कुरुक्षेत्र है, जहां अमेरिका के पतन की शुरुआत हो चुकी है और रूस ईरान की इस महाडील ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। ट्रंप के सामने दो रास्ते बचे हैं, या तो वो अपनी सेना को वापस बुलाए, अपनी इज्जत बचाए, या फिर पुतिन के इस चक्रव्यूह में फंसकर महाविनाश का गवाह बने। आखिर क्या होगा इस डील के बाद में? इसके क्या मायने हैं? किसकी चिंता बढ़ेगी, किसे राहत मिलेगी? हर एक पहलू जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं, विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह जी भी मेरे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। कैप्टन श्याम कुमार जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे कर लेती हूँ। रूस और ईरान की जो ये कहा जाए साझेदारी है, ये कोई नई नहीं है। लगातार हम देखते रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के इस पूरे तनाव के बीच, अमेरिका और इजराइल के इतने घातक प्रहारों के बीच में अगर ईरान तटस्थ है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी पावर है, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम है ईरान का। अब ये जो आदान प्रदान हो रहा है सर, ये जो 12 जेट्स की बात हुई है, ये क्या मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदलने जा रहा है, ये पूरा ये इस डील के माध्यम से? धन्यवाद मेरा। जय हिंद। जय हिंद। शरण वरुणा। देखिए, ईरान को लगातार अपनी जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ाना है और काफी मेहनत के साथ ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन की कैपेबिलिटी तो बढ़ाई, लेकिन सैंक्शंस के कारण और दूसरा तो जुझारूपन जो उनका अपना है कि वो इंडिजेनाइज करना चाहते हैं अपने एयरफोर्स को और चाहते हैं कि वो रेट्रोफिट करके मैक्सिमम जो के पुराने फाइटर्स हैं उन्हीं को यूज करें। तो कई लिमिटेशंस के साथ ईरान इतने दिनों से अपने मिलिट्री सिस्टम्स को अपग्रेड करने की कोशिश के बावजूद एक इस दिशा में उतना आगे नहीं बढ़ पाया जितना कि एक मॉडर्न देश को और उनके एयरफोर्स की फ्लीट को होना चाहिए। उस हिसाब से मान के चले तो हमने देखा कि जो 40 दिनों की लड़ाई हुई और पिछले 12 दिनों की पिछले साल जो हुई, उसमें कोशिश की उसने लॉन्ग रेंज के अटैक्स के लिए उन्होंने मिसाइल्स का यूज किया, जबकि इजराइल ने लैंड बेस्ड या फिर रिफ्यूलर के साथ अपने फाइटर एयरक्राफ्ट यूज किए और अमेरिका ने भी सेम टैक्टिक्स बनाई, पर साथ में उनके जो
F-35 और F-15 जो है वो कैरियर बॉर्न एयरक्राफ्ट कैरियर बॉर्न नेवल एविएशन का भी उपयोग किया गया। फिलहाल अब ये मान के चले कि रशिया और चाइना लगातार टैसिटली मिलिट्रीली मनोबल के साथ पॉलिटिकल लेवल पे भी और ट्रांसफर ऑफ वेपन टेक्नोलॉजी लगातार टैसिटली देते रहे। ईरान ने कई ड्रोन सप्लाई किए रशिया को, जो यूक्रेन वॉर में यूज किए गए सभी जानता है। तो ये ट्रायंगल तो है। और इसके साथ ही मिसाइल्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो चाइना ने SM-302 जो क्रूज मिसाइल सी स्कीमिंग होती है खासकर शिप्स के अटैक के लिए, उसकी बड़ी चर्चा थी युद्ध के शुरुआत में, जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुई कि वो मिसाइल उन्हें मिली कि नहीं, क्योंकि वो खतरनाक मिसाइल जो है वो ब्लॉकेट के समय काम आ सकती है। बंदर अब्बास और जो बेसेस है वहां पे जो आप अटैक सुन रहे हैं धीरे धीरे, ये मिसाइल कैपेबिलिटी को नष्ट करने के लिए है। तो जहां तक इस फाइटर एयरक्राफ्ट की बात है तो ये कैपेबल एयरक्राफ्ट है और कई सारी खूबियां आपने इसकी ऑलरेडी स्क्रीन पे बता दी है। कॉस्ट इफेक्टिवली 12 एयरक्राफ्ट लेके एक स्क्वाड्रन पूरा बनाना टाइम लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स, बहुत सारी चीजें होती है। एज ए नेवल पायलट मैं भी समझता हूँ इस ऑपरेशंस को कि ये टाइम लगेगा, लेकिन हाँ एक स्वर दिया है, एक एम्पलीट्यूड दे दिया ईरान ने कि वो अपनी फाइटर कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है। और दूसरी बात, वर्ल्ड लेवल पर रशिया ने बोल्डली ये कहा कि हम ये देंगे। तो अगर ये हो रहा है, ऐसा ये होने वाला है, तो मैं उसकी खूबियों में ना जाके सिर्फ इतना ही मैसेज लेता हूं कि एक बड़ा बोल्ड मूव है ईरान की मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफोर्स फ्लीट और रशिया की तरफ से बोल्ड ये स्टेटमेंट कि वो ये टेक्नोलॉजी उनको देंगे, क्योंकि Su-30 SM-2 भारत में भी Su-30 MKI है और बेहतरीन फाइटर है और Su-35 के रेंज की फाइटर है। सारी खूबियां आपने बताई, कंपेयर हम कर सकते हैं इसको बेटर एयरक्राफ्ट से। तो मुझे लगता है कि बड़ा बोल्ड मूव है पॉलिटिकली और एक मॉडर्नाइजेशन के लिए भी, और जो घट रहा है, जो घटित हो रहा है गल्फ में, उसमें इजराइल को काउंटर करने के लिए और जो ब्लॉकेट के शिप्स हैं अमेरिका के, उनके ऊपर अटैक के लिए। हालांकि ये बहुत टाइम लगेगा अभी इसको लाने में, लेकिन अगर कुछ अंदर से सुगबुगाहट हुई है, पहले से कुछ हो चुका है, तो ये शायद कहीं ना कहीं फिर ये निकल के आएंगे एयरक्राफ्ट। अभी तक इसका उपयोग हमने देखा नहीं है, तो ये देखना होगा कि कहां तक ये बातें सही हैं। ठीक है सर, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर ये पूरे युद्ध के बीच में इस तरह से अगर बड़ी ये खेप मिल जाए, ऑल्दो अगर देखा जाए तो 12 विमानों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं कही जा सकती, लेकिन ताकत ये 12 विमानों की संख्या भी बहुत मायने रखती है यूके देवनाथ जी। लेकिन सबसे खास बात ये कि 2027 के बीच से मध्य से एक तरह से ये कहा जाए कि डिलीवरी होना शुरू होगी, यानी कि अभी वक्त है। लेकिन उसके पहले भी ये भले वक्त हो, लेकिन चिंता तो अभी से बढ़ रही है इजराइल और अमेरिका की। क्या वजह है कि अभी तो युद्ध की एक बड़ी तस्वीर है ना? हाँ नैना जी, सबसे पहले तो बात है कि क्या अभी जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है वो क्या 2027 तक चलेगा? अगर 2027 तक चलता रहेगा तो ही इन नए सुखोई 30 विमानों की जो खेप ईरान में आ रही है वो सिग्निफिकेंट होगी। नहीं तो जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, आज की तारीख में ईरान की एयरफोर्स जो है नॉन एग्जिस्टेंट है। उनके पुराने F-4 F-5 सब खत्म हो गए हैं, स्पेयर पार्ट नहीं है। उनके पास कुछ पुराने MiG-29 हैं, जो MiG-29 का वर्जन ईरान की एयरफोर्स के पास थे, और वो वर्जन इतना पुराना था कि इंडियन एयरफोर्स ने तो उनको 1995 के आसपास ही आस्ते आस्ते बाहर कर दिया। नैना देखो, एक फाइटर एयरक्राफ्ट को जब हम इंडक्ट करते हैं तो एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। सबसे पहली बात तो है कि पायलट्स को ट्रेन करना पड़ता है, और पायलट्स को आप कितनी भी द्रुत गति से ट्रेन कीजिए, ऑपरेशनल करने में 6 महीने 1 साल का समय लग जाता है। दूसरी बात है कि आपको उसी तरह से ग्राउंड सपोर्ट के लिए इंजीनियर्स को और टेक्नीशियंस को ट्रेन करना पड़ता है। आप कितनी भी जल्दी इंजीनियर्स को और टेक्नीशियंस को ट्रेन कीजिए, 1 साल का समय कम से कम लग जाता है। चाहे आप उसको वॉर टाइम 3 शिफ्ट में रात को जगा के भी उसको सिखाइए, 1 साल का समय लग जाता है। सबसे बड़ी बात है एनवायरनमेंट में आता है कि उसको जो वेपन सिस्टम देंगे उसकी इंटीग्रेशन।
देखो नैना, आजकल जो भी फाइटर विमान आसमान में उड़ता है जी। उसको जमीन से जो रेडार हैं और अंतरिक्ष से जो सैटेलाइट हैं उनको गाइड करना पड़ता है। एक सुखोई 30 बहुत ही केपेबल एयरक्राफ्ट है, हमारे जी, पास भी है। बिल्कुल। लेकिन उसकी ताकत 10 गुना तब बढ़ जाती है जब वो ग्राउंड से जो रेडार कंट्रोलर है उसके साथ इंटीग्रेट होता है। इंटीग्रेट का मतलब है कि ना सिर्फ कम्युनिकेशन है, वो सिक्योर कम्युनिकेशन है जो जिसको कि दुश्मन जैम नहीं कर पाएगा। तो अभी अमेरिका करेगा क्या कि ठीक है सुखोई 30 आ रहे हैं। उन्होंने क्या करना है, अमेरिका ने, इजराइल ने, कि सुखोई 30 और जो ग्राउंड का रेडार है उसके कंट्रोलर के बीच में जो कम्युनिकेशन लिंक है को जैम कर देना है। तो नैना ठीक है, अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन ये बहुत बड़ा गेम चेंजर फैक्टर नहीं होगा। अच्छा जी, अच्छा, यानी कि अगर ये कहा जाए कि जिस तरह से चर्चा की जा रही है, और ऊपर से एक और बड़ी बात यह है कि ऐसा भी नहीं है कि पुतिन अपनी दोस्ती निभाने के लिए या समर्थन दिखाने के लिए नए अपग्रेडेड कुछ ऐसे वर्जन या हथियारों के जखीरे दे रहे हैं। ये तो एक तरह से सेकेंड हैंड ही है जो भी दिया जा रहा है, और ये सेकेंड हैंड भी, लेकिन वही बात है कि मरते को एक बड़ा, डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है। तो ये डूबके को तिनके का सहारा वाकई में है या नहीं है, ये अजिताभ जी से मैं समझू, लेकिन बता दूं कि ग्रुप कैप्टन आशीष साहे जी भी कनेक्ट हो चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है साहे सर। अजिताभ सिंह जी, ये आखिर क्या आपको ये रणनीति साझेदारी कैसी नजर आती है, ये जरा बताइएगा। पहले भी रूस लगातार जब अगर ईरान को समर्थन दे रहा था, पुतिन बार बार इस बात को कहते रहे, अमेरिका की तरफ से कई रिपोर्ट सामने आई जिसको क्लियर कट दरकिनार कर चुका था रशिया। उसने कहा कि कोई डील नहीं हुई, कोई सपोर्ट नहीं किया गया, परमाणु हथियारों से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहानियां चल रही हैं। तो फिर ये जो जोड़ी है, ये जोड़ी आखिर क्यों चिंता बढ़ा रही है पुतिन की, ये कहा जाए ट्रंप की? देखिए नैना जी, जोड़ी तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। रूस और चीन के सपोर्ट के बिना ईरान इतने दिन टिक नहीं सकता था। ईरान पे जिस तरह से अमेरिका ने बैन सालों से लगा रखा है, इनफैक्ट अब 47 साल से किसी न किसी रूप में बैन तो अमेरिका ने लगा रखी है। उसकी वजह से जो हाईटेक, चाहे वो फाइटर प्लेन हो या हाईटेक ड्रोन्स हो या और भी कोई ऐसे एमिनिशंस हो, वो ईरान को नहीं मिलता रहा है। ऐसे में रूस का ये सपोर्ट एक बड़ा सपोर्ट मैं मानता हूं, क्योंकि देखिए ईरान के जो लेट सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला अली खुमैनी, उनका ये हमेशा से मानना था कि ईरान को अपनी ताकत बढ़ानी है, अपनी ताकत के बल पे ही वो दुनिया में कायम रह सकता है और अपनी बात मनवा सकता है। हालांकि वहां का जो एक कह लीजिए कि जो सॉफ्ट लाइनर ग्रुप था, जो थोड़ा सा मेल मिलाप की बात करता था, उसमें ईरान के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे रफसंजानी, उनका था कि हमें दुनिया के साथ मिलके चलना है और सबको लेके चलना है। तो वो अब भी वहां पे ईरान में अब ये दो घड़ा जो कहते हैं, एक नरम दल और एक गरम दल, दोनों वहां पे दो फार होता दिख रहा है, और उसमें IRGC अब सुपीरियर होता जा रहा है। तो वो तो चाहेगा कि इस तरह के जो भी हथियार आते हैं, या ये रूस से जो अभी लेटेस्ट आपने बताया, ये उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा, ऐसा वो मानते हैं। हालांकि अब देखिए ड्रोन के जमाने में, हाईटेक के जमाने में पुराने इस तरह के फाइटर प्लेन की उपयोगिता उतनी शायद न रह पाई है जितनी अपग्रेडेड मिसाइल की है। मुझे लगता है अगर S-400 टाइप से कुछ ऐसी मिसाइलें इसको मिल जाती या और कुछ नई टेक्नोलॉजी मिलता ही, वो ज्यादा इसके लिए कारगर होता। बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है। मुझे लगता है कि ईरान को अपनी वजूद कायम रखने में और क्षेत्र में खास करके जो रीजनल स्टेबिलिटी कह लीजिए और एक सुपरमेसी, उसमें ईरान निश्चित रूप से कोशिश कर रहा है, और ये शायद उसी का परिणाम है कि रूस उसको ये देने के लिए तैयार हुआ है। चूंकि ईरान शुरू से भारत की तरह रूस के फाइटर प्लेन, रूस के हथियार ही ज्यादा उसने यूज किया है, तो उसके सैनिक उसके कह लीजिए एक तरह से यूज टू भी हैं रशियन हथियारों को और फाइटर प्लेन को, सुखोई वगैरह को यूज करने के लिए। तो उनको ट्रेनिंग वगैरह की भी सुविधा इससे मिलेगी, और निश्चित रूप से उनको ज्यादा और सुपीरियरिटी देगा, हेल्प देगा। अच्छा ठीक है सर, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि जो नई तकनीक है, खासतौर से जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं या 2026 की बात करते हैं, लड़ाई जंग में जो दुश्मन है वो है जो अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं से लैस है,
जिसके पास में एडवांस टेक्नोलॉजी है हर लिहाज से। ये कहा जाए कि आज हम जो चीज़ अभी सोच रहे हैं शायद वो 5 साल पहले या 10 साल पहले उसकी परिकल्पना करके उसको ज़मीनी स्तर पर ला चुका है। तो ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, तो जंग लड़ने के लिए तो दुश्मन अत्याधुनिक है और उसके बाद में कहा जाए कि सेकेंड हैंड हथियारों के साथ में ईरान का ये कॉन्फिडेंस है या फिर वाकई में ईरान के साथ में ही बड़ा एक छलावा नजर आ रहा है? ये मॉडर्न वॉरफेयर में आपने जो बात बोली है वो एकदम परफेक्ट है कि जो ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होगा, ज्यादा नेटवर्क सेंट्रिक होगा, एक पूरा कंसेप्ट चेंज हुआ था। लेकिन ये कंसेप्ट चेंज होने के बाद भी कम से कम पिछले 5-10 वर्षों में ये कंसेप्ट अपने पीक पर पहुंचा, जब एक पूरा वॉरफेयर ही एयर वॉर की बात कर रहा हूँ, नेटवर्क सेंट्रिक होता था, सैटेलाइट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होते थे, बॉक्स फॉर्मेशंस, ये वो टेक्नोलॉजीज एविएशन की। लेकिन ईरान ने हमारी आंखें खोली हैं। अच्छा। अमेरिका के जितने भी सबसे चर्चित मॉडर्न 5th जनरेशन फाइटर्स थे, उनकी जो एक स्थिति हमने देखी है वो ये दिखा रहे हैं कि बहुत ही रूडिमेंट्री टेक्नोलॉजी भी कई बार कन्वेंशनल वॉर में बहुत सक्सेसफुल होती हैं। F-35 को एक छोटी सी शोल्डर फायर मिसाइल या ग्राउंड फायर मिसाइल से डाउन कर देना एक ऐतिहासिक चीज है। इसका मतलब कि इन जहाजों के बारे में जो एक हाइप या हवा बनाया जाता था कि ये तो इनविंसिबल हैं। F-15 ईगल्स का भी सेम देखा हमने। तो अब ये Su-30 M2, आई मीन आपने जो वर्ड्स यूज किए कि मतलब वो फाउल प्ले कर रहे हैं ईरान के साथ, वो ज्यादा दिख रहा है। मुझे लगता है कि ये क्राइसिस के समय में एक मैसेजिंग के लिए ज्यादा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। और ये 12 जहाज से पेंटागन ने जो इनकी पूरी एयरफोर्स को, अगर आप याद करें, जो कह रखा है कि हमने तो खत्म कर दिया है, उसको एक ब्रीदर देने के लिए कि हम आपको तुरंत एक कुछ सप्लाई कर रहे हैं। अपग्रेडेशन का मुझे इंटरनेट पे सारी डिटेल्स हैं, आपके दर्शक देख सकते हैं। सेम एयरफ्रेम है, सेम इंजन है, एवियोनिक्स में कुछ चेंजेस हैं, कनेक्टिविटी में कुछ चेंजेस हैं। ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ इस वॉर के खत्म होने के बाद ना, अगर अमेरिका विड्रॉ करता है, ये वॉर खत्म होती है, तो ये जहाज 12 जहाज इजराइल के लिए यूज होंगे, क्योंकि 2000 किलोमीटर, उसके लिए रिफ्यूलर्स कितने हैं उनके पास, विदाउट रिफ्यूलिंग ये 2000 किलोमीटर तक जाके कुछ कॉम्बैट कर सकते हैं, जस्ट हाईली इम्पॉसिबल। तो लगता है एक तरफ रशिया अपने पुराने इन्वेंट्री को खपा रहा है, दूसरी तरफ ईरान को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ईरान में इस समय लीडरशिप क्राइसिस है, तो उन्हें एक मैसेजिंग के लिए, एक अपने मोरल बूस्ट के लिए एक टॉपिक चाहिए, वो मिल गया कि हमें रशिया जहाज दे रहा है। जब तक ये जहाज फिजिकली आएंगे तब तक वो 1 साल का समय है, तो उसमें वो अपनी ट्रेनिंग, मेंटेनेंस सारा कुछ कर लेंगे। वो साइंटिफिक है, वो मुझे लगता है अलाइंड है। ये मेजर रोल प्ले करेगा रीजनल इम्बैलेंस जो क्रिएट हुआ है अभी, कि ईरान के जो इमीडिएट सराउंडिंग नेशंस हैं, जिनके प्रति कुछ खटास हुई है, ईरान ने भी बहुत हमले किए हैं, तो अब उनके पास अमेरिकन बेसेस हैं, अमेरिकन एयरक्राफ्ट हैं, अमेरिकन इन्वेंट्रीज हैं, इंडिपेंडेंट भी है। विदाउट अमेरिकन बेसेस ऑल्सो कुवैत के पास, सऊदीया के पास अपने फाइटर्स हैं, और ईरान के पास नहीं बचे हैं। तो उसको ये बैलेंस करेगा कि अभी जब वॉर खत्म हो जाता है, रिट्रीट हो जाता है, तो कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स ना हो जिसमें हम कुछ सडनली देखें कि ईरान इज लेफ्ट डिफेंसलेस। डिफेंसलेस क्या बोले, ऑफेंसलेस। डिफेंसलेस के लिए तो उनके पास मिसाइल्स का जखीरा अभी बाकी है, सरफेस टू एयर बाकी है। तो 70% अभी भी जखीरा है जी। और उसके बाद भी आप देखें, कल की सैटेलाइट पिक्चर आपके ही चैनल ने दिखाई थी, पहली बार वो पिक्चर आई है कि उन्होंने कितनी जल्दी इस सीज फायर के समय मिसाइलों के जितने भी एंट्रेंस थे उनको क्लियर कर लिया, रबल्स को हटा दिया है। क्योंकि अमेरिका ने टारगेटेड हिट किया था कि मिसाइल सिटीज के अंदर घुसने के और निकलने के रास्तों को खत्म कर दो। अंदर तक तो बॉम्ब्स नहीं जा रहे थे, इंक्लूडिंग पेनिट्रेटर्स, बस्टर बंकर्स, तो उन्होंने एंट्रेंस वगैरह को डैमेज कर दिया, तो वो सारे क्लियर हो गए हैं ज्यादातर। तो ये डील जो है रशिया और ईरान की एक मैसेजिंग है, एक ईरान के लिए, IRGC के लिए एक मोरल बूस्टर कह सकते हैं आप। रीजनल इम्बैलेंस जो क्रिएट हुआ है उसको बैलेंस आउट करेगा। और रशिया अपने पुरानी इन्वेंट्रीज को खत्म कर रहा है। हमारा ज्यादा इंटरेस्टिंग बात कल का था, पुतिन ने बोला एक कॉन्क्लेव में कि हम इंडिया को Su-57 स्टेट ऑफ द आर्ट विद कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी विद द कोड
दे देंगे और इंडिया में ही बनाएंगे, दैट इज अ मच बिगर इशू। जी नैना, ये तो बहुत बड़ी बात है सर, ऑफ कोर्स है ही, और मुझे लगता है कि ये खासतौर से ना सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी एक बड़ी एक मैसेजिंग है साफ तौर से। और स्पेशली अगर हम देखते रहे हैं पिछले कुछ वक्त से अमेरिका की तरफ से जो मैसेजिंग की जा रही है, उसके बाद में एक बड़ी पोजीशनिंग क्रिएट करते हुए उन्हें लगा सैंक्शंस लगाकर ये सारी चीज़ों को लेकर कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन इससे इधर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जल्दी से एक बार यूके देवनाथ जी से एक बात ये समझना चाह रही हूँ सर, खासतौर से जब अगर जनरेशन में कोई चेंजेस नहीं है, हथियारों के अपग्रेडेशन में या इन विमानों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, तो ईरान को मदद कैसे मिलेगी? और या फिर जिसे हम इसको इस रूप में देख रहे हैं, ईरान की ये मदद है भी या नहीं है? नैना जी देखिए, जैसा कि ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय ने बताया कि ईरान की एयरफोर्स जो है वो प्राय खत्म हो गई है, तो कुछ भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बिल्कुल। अब एक होता है कि क्रिटिकल मास, अगर किसी भी एयरफोर्स को इफेक्टिव होना है तो उस एयरफोर्स में देखिए 4 दर्जन, उस एयरफोर्स में 4 या 8 या 12 स्क्वाड्रन की दरकार पड़ती है। महज 12 सुखोई 30 विमान अगर ईरान के पास आते हैं तो वो इरिटेंट होंगे। सबसे बड़ी बात है कि वो किस तरह के वेपन पैकेज के साथ आ रहे हैं, अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ है। अगर ईरान चाहेगा कि उसका इस्तेमाल ग्राउंड अटैक रोल के लिए हो, तो रूस को ईरान को उसी के साथ थर्मल गाइडेड बॉम्ब्स, इंफ्रारेड गाइडेड बॉम्ब्स, जीपीएस गाइडेड बॉम्ब्स, रेडार गाइडेड बॉम्ब्स देने पड़ेंगे। क्या रशियन जीपीएस सिस्टम ईरान के ऊपर काम करेगा, इसके बारे में भी संदेह है। इसी तरह से अगर ईरान को सुखोई 30 दे रहे हैं तो उसकी जो एयर टू एयर मिसाइल है कौन सी वाली दे रहे हैं? जाहिर बात है कि जो अमेरिकन F-15 उड़ रहे हैं या इजरायली एयरफोर्स के जो विमान हैं उनमें जो मिसाइलें लगी हैं उनकी किल रेंज अभी तक जो प्रदर्शित किल रेंज है वो 120 किलोमीटर है। तो क्या रशिया 120 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक फायर करने वाला एयर टू एयर मिसाइल ईरान को दे रहा है? तो ठीक है, युद्ध करेगा, एक परेशान कर सकता है, लेकिन इन 12 या 24 या 40 विमानों के बदौलत क्या वो युद्ध जीत जाएगा? युद्ध की दिशा बदल जाएगी? ऐसा नहीं है नैना जी। अच्छा, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा हम ये कहा जाए कि जो एक उम्मीद ऐसी नज़र आ रही है कि शायद ये कुछ बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा, लेकिन जिस तरह से अभी परिस्थितियां और नाराज़गी साफ तौर से देखी गई थी, अदावत तो श्याम कुमार जी अमेरिका और रशिया की भी बहुत पुरानी है। पुतिन वर्सेस ट्रंप की जो एक बड़ी तस्वीर है वो भी नज़र आ रही है। कई रिपोर्ट्स तो ये भी दावा कर रहे हैं कि भले ही कुछ बहुत ज़्यादा बदले या ना बदले, ये एक तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी बहुत स्तर पर एक तरह से देखने को मिल रहा है, और ये कहा जाए कि उसमें एक आखिरी कील ठोकने जैसा मामला है, ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसी मामले, एक तरह से ये डील है पूरी। मैंने कहा ओपनिंग थीम में कि ये पॉलिटिकल मैसेज ज्यादा है, तो वहीं से आगे बढ़ाता हूँ। पुतिन की इकोनॉमिक फोरम में जो अभी मीटिंग हुई उसके दौरान चाइना और तंजानिया जैसे देशों को मिला के उसने यूरोपियन यूनियन के ऊपर अपनी घृणा दिखाई, और जेलेंस्की का जो वक्तव्य सुने तो वो कह रहे हैं कि इसी बहाने ऐसे फोरम में वो अपने वेपन्स बेच रहे हैं। तो रशिया को मौका मिला है ईरान को प्रभावित करने का। तो सबसे बड़ी बात है कि वेपन की खरीदारी बढ़ती है, जब भी युद्ध होता है तो ड्रोन्स लिए हैं तो एयरक्राफ्ट दे रहा है, लेकिन ये पॉलिटिकल मैसेज है, वहां से स्टार्ट करते हैं बात। दूसरी बात, ईरान ने एक मैसेज दिया है वर्ल्ड को कि उसने प्रिमिटिव एयरफोर्स के साथ यहां तक अपने को लाया, और अब वो रेडी है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आगे के नए शुरुआत के लिए। मतलब उससे प्रेजेंट वॉर से खतरा तो है, जो सीखा है उसने, पर लोग वहां के जो हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक एडवांसमेंट के तौर पर मैं ईरान के ये इसको देखता हूं, सिंबॉलिक एक सिग्नेचर डील कह सकता हूं मैं इसको ईरान की तरफ से। बात रही यूटिलाइजेशन की, तो यूटिलाइजेशन के लिए आप मान के चलो कि ये
इजराइल तक तो नहीं जा पाएंगे किसी भी तरह से, क्योंकि और कोई सपोर्टिव फ्यूलिंग एटसेट्रा जो भी होती है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सपोर्ट सिस्टम नहीं दिखता। तो क्या करेंगे? गल्फ कंट्री पे जो उनके रेंज में होगा, खासकर ये यूएई, कतार, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरबिया, छिटपुट जो है ना अटैक्स का जो मिसाइल से जो कर रहे हैं, अब वो प्रिसिजन बेस्ड डायरेक्ट अटैक। देखिए डॉग फाइट की बात करें तो शायद मुश्किलात होगी, ये 15 F-35 के साथ इनकी R-77, R-73, R-27 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स लेके आ रहे हैं ये, क्योंकि सारे के सारे वेपन इंटीग्रेशन इनकी Su-35 जैसी करीब करीब कही जा रही है। एवरिक्स टोटल रशियन है, तो है सब कुछ, लेकिन सिर्फ ये पॉस्चरिंग होगी गल्फ कंट्रीज के ऊपर। और जहां तक यही हो सकता है कि इसका यूज हो, जहां तक खास सीरीज के मिसाइल्स की बात है, एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो इसमें है, वो इनको शिप्स के ऊपर अटैक करने में जगह दे पाएंगे। खासकर इनके जो सी स्किमिंग जो नेवल मिसाइल्स हैं इनके पास, इस एयरक्राफ्ट में लगेंगी। तो ये आगे की रणनीति में एक बड़ा मैसेज देना चाहता है ईरान, अमेरिका को नहीं, गल्फ कंट्रीज को। अमेरिका के साथ मेरे ख्याल से इसकी तुलना करना बेकार होगा, क्योंकि वो होगा नहीं। गल्फ कंट्रीज को, क्योंकि अमेरिका चाह रहा है कि इनमें से कुछ गल्फ कंट्रीज स्ट्रेंथन होके टेक ओवर करें। अमेरिका की नीति अब बहुत क्लियर है, वो सपोर्ट नहीं करेगा गल्फ कंट्रीज को ज्यादा दिन तक, वो इनको स्ट्रेंथन करेगा और इन्हीं से लड़ाएगा। ये नीति बनी है बाइडेन की, और इस बाइडेन की नीति को, इंटेंट को डेंट की तरह ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात को हमें लगातार याद रखना होगा। ये वार क्यों इस तरह से चल रही है, नाटो से क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, क्यूबा में क्यों भेज के निकल रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो वेनेजुएला से प्रेसिडेंट को निकाल लें, कुछ और नहीं करेंगे, रुकेंगे कहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं होगी वार में अमेरिका की। आप कितना भी थू थू कर लो, इसी तरह से लड़ेंगे। तो गल्फ कंट्रीज को स्ट्रेंथन करना होगा खुद को। ये एक्चुअली मैसेज वहां के लिए मैं मानता हूं। बाकी टेक्निकलिटीज तो मैं समझ रहा हूं एयरक्राफ्ट की, पर जो फ्यूचरिस्टिक यूज है, मैसेज है पुतिन की तरफ से, ईरान की तरफ से और गल्फ नेशन को, मैं इसको यहां तक देखता हूं। जी सर, और बात तो अल्टीमेटली मुझे लग रहा है एक नई साझेदारी और पुरानी साझेदारी की है। हालांकि वो साझेदारी किस रूप में काम करती है अजिताभ जी, एक तरफ ये कहा जाए कि ईरान और रशिया की साझेदारी तो बड़ी मजबूत हो रही है, लेकिन ट्रंप के जो पुराने यार हैं उनके प्रति उनका भरोसा पूरी तरह से टूटता नजर आ रहा है। वो साझेदारी और चिंता बढ़ाती है। मेरा इशारा बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ है, और शायद भले ही यहाँ बहुत ज़्यादा अंतर हो या ना हो, लेकिन उनकी भी चिंता तो ज़रूर नजर आएगी। फ़र्ज़ कीजिए ये वाली जो डील है, अगर ये डील 28 फरवरी के पहले अगर हो गई होती, या ये पूरा बेड़ा या जखीरा एक तरह से ईरान के पास में होता, तो क्या वाकई में चिंता और बढ़ जाती इनकी? देखिए, ये बहुत ज्यादा नैना जी फर्क नहीं पड़ेगा। सच्चाई यही है कि रूस और चीन दोनों कहीं ना कहीं अमेरिका के सैंक्शन से प्रभावित होकर ईरान को खुल के सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। अगर वो खुल के सपोर्ट देते तो ये युद्ध का नजारा ही कुछ और होता। उन्होंने पुराने हथियार अपने बेचने, आप देख लीजिए अमेरिका ने कल भी एक अनाउंस किया है, 1.998 कह लीजिए लगभग $2 अरब का उसने हथियार देने के लिए कुवैत को हामी भर दी है। ये कल की खबर है। तो वो जो गल्फ कंट्रीज को अमेरिका, और इसके पहले खबर आई थी कि लगभग $9 अरब का उसने गल्फ के देशों खास करके यूएई और सऊदी इन सबको दे रहा है हथियार। तो आप देख लीजिए अमेरिका तो अपने नए जो नवेले उसके हथियार हैं और जो बहुत हाईटेक हथियार हैं, या तो फाइटर प्लेन की बात कीजिए, एयर डिफेंस सिस्टम की बात कीजिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी की, वो सारी चीजें अमेरिका गल्फ कंट्रीज को प्रोवाइड कराता रहा है और कंटिन्यू है। तो ईरान उसके बीच तो कहीं खड़ा नहीं होता उस हिसाब से। रूस ने जो दिया भी है, S-300 दिया था, उसको भी अमेरिका ने मार गिराया। अब ये पुराने एनो जेट और इस तरह के फाइटर प्लेन से बहुत ज्यादा ये सिर्फ एक सिंबॉलिक दिखाता है। अदरवाइज रूस और चीन ने कहीं ना कहीं ईरान को उनके भरोसों के को एक तरह से कहिए तोड़ा है। दूसरी तरफ जो आपने इजराइल की बात की, इजराइल पे भी बहुत सारे, अमेरिका और इजराइल के भी ऐसा नहीं है, कई बातों में डिफरेंसेस हैं। अभी लेटेस्ट खबर आई है कि CIA ऐसी खबर दे रहा है, या DIA इनफैक्ट, वहां अमेरिका का एक इंटेलिजेंस जो इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो कह रहा है कि इजराइल अमेरिकी अधिकारियों पे नजर रख रहा है, उनकी जासूसी करता है, उनके बातचीत को सुनता है। तो इजराइल और अमेरिका में भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फ्रिक्शन तो है ही,
इसीलिए देख लीजिए वो लेबनान में क्या कर रहा है। अमेरिका तो चाहता है कि कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट हो, ऑनरेबल एग्जिट मिले, बट इजराइल वो नहीं चाहता। इसलिए मुझे लगता है ये और ज्यादा वॉर लिंगर कर रहा है। ईरान एक तरफ इसको लेबनान से, हिजबुल्लाह से लिंक करके बैठा हुआ है, दूसरी तरफ इजराइल नहीं चाहता कि ये वॉर रुके। और ये सारे छोटे छोटे हथियार, इससे बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ता। ईरान ने निश्चित रूप से अमेरिका और इजराइल, जो न्यूक्लियर पावर्ड जो विश्व के दो शक्तिशाली देश हैं, उनको बहुत ही लिमिटेड हथियार और फाइटर प्लेन और नेवी के बावजूद अभी तक उसको एक करारा जवाब दिया है। ईरान की इसी हार में भी जीत मैं देखता हूं। नैना जी, अच्छा, ये मतलब ये हार में भी जीत है, लेकिन इस पूरे इसमें हार में जीत के बाद में सिकंदर कौन बन रहा है समंदर का, तो ये तो सबसे बड़ी बात हो जाती है। आशीष साहे जी, माफ कीजिएगा। अच्छा, मुझे आप ये बात बताइएगा, ये जो पूरी परिस्थितियां, खास तौर से अगर हम समंदर की बात करते हैं तो केशम द्वीप पर फिर से बड़े हमले हुए। एक बार फिर से केशम द्वीप की बात हो, खार्क की बात हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो, वो बड़े सेंसिटिव होते हुए नजर आते हैं। आखिर ऐसी क्या बड़ी वजह आपको नजर आ रही है कि एक तरफ बातचीत की बात है और दूसरी तरफ से हमले फिर से शुरू हो रहे हैं? यही दबाव बनाने का तरीका है क्या? देखें, हॉर्मुज की जो कुछ भी स्कर्मिशेस हो रही हैं पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से, वो स्टैंड अलोन है। उनका ये जो ऑनगोइंग डिस्कशंस है, डील्स चल रही हैं, या लेबनान डेवलपमेंट्स हैं, या अभी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन कल से आ रही है कि विटकॉफ वगैरह किसी न्यूक्लियर एजेंसी से बात कर रहे हैं रिगार्डिंग हाउ टू डिग्रेड, कितना टेक्निकल डिटेल्स अबाउट दी यूरेनियम डिग्रेडेशन या उनको मूविंग आउट। उसके साथ ये हॉर्मुज वाला इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे अभी भी एरिया डोमिनेशन का एक स्कर्मिश चल रहा है। जब भी कोई जहाज, अगर अमेरिका चाह रहा है पुश करना, उनके पास पूरी लिस्ट थी, जैसा कि एक हफ्ते पहले आया था कि ग्रीस के शिप को ले जा रहे थे और उस पर कुछ गोलियां चलाई थी इनके बोट्स ने, IRGC की, और उसके बाद उन्होंने 4 ड्रोन्स को डाउन किया था। उसके बाद उन्होंने ये दोनों इनके जो बॉर्डर मतलब कोस्टल एरियाज पे हिट किया था। ये बहुत ही लिमिटेड है ना, ये उतना वास्ट है नहीं जितना कि वहां के लोग दिखा रहे हैं। जितनी भी बॉडीज हैं जो ये दिखाना चाहती हैं कि युद्ध बहुत भयंकर तरीके से वो सीज फायर फेल कर गया है, चाहे वो अमेरिकन मीडिया हो, एंटी ट्रम्प हो, वो दिखा रहे हैं। ये बहुत ही लिमिटेड स्कर्मिशेस है और ये दोनों साइड समझ रही हैं। लेकिन हॉर्मुज को डोमिनेट करने का जो इंडिकेशन देना है, वो IRGC डेस्परेट है कि वो दिखाना चाह रहा है कि हमारे बिना चाहे कोई जहाज नहीं निकलेगा, चाहे मुझ पे गोली चलाएं, ड्रोन चलाएं। और यूएस की जो नेवल फोर्टिफिकेशन है पाकिस्तान के जस्ट ऊपर से लेकर ओमान तक की, जो उन्होंने नाकेबंदी कर रखी है, वहां की शिप्स जब आगे बढ़ रही हैं और या तो ओमान से, बहरीन से जो इनके बेसेस हैं, वहां से ये मिसाइल्स देके और इन UAVs को, लेकिन बीच में 2 बार इन्होंने एरियल सर्विलांस और एरियल हिट्स भी किए हैं। बट आर दे सीरियस? नो, दे आर नॉट सीरियस। शुरू में बहुत लगा था जब ये हुआ था कि कहीं सीज फायर इसकी वजह से ना टूट जाए, लेकिन मेनलैंड ईरान और मेनलैंड इजराइल आपस में एकदम शांति बना के रखे हुए हैं। ओमान, बहरीन या कुवैत वगैरह पे छोटे मोटे एक आध हिट्स हुए हैं और MOU के सिग्नेचर्स पे, उनके डिस्कशंस पे इसका कोई फर्क पड़ता मुझे नहीं दिख रहा। लेकिन मुद्दा अभी भी है कि MOU के होने से पहले, साइन होने से पहले, क्या ईरान हॉर्मुज को खोल देगा जी? इस बात पे वो राजी नहीं हो रहे हैं और अमेरिका भी इसी बात पे बढ़ा हुआ है। और ये कब तक चलेगा ना, इसको कोई नहीं एंटिसिपेट कर पा रहा है। बिकॉज ये वीकेंड भी निकल गया, इन्होंने क्लियर कट बोला था ट्रम्प साहब ने कि इस वीकेंड तक हम कुछ जान जाएंगे, लेकिन अभी वो टेक्निकल डिटेल्स रिगार्डिंग डिग्रेडेशन ऑफ यूरेनियम एंड हॉर्मुज की ओपनिंग का प्रोटोकॉल कौन पहले खोलेगा, ईरान पहले खोलेगा या उनके ऑयल को हम पहले क्लियर करेंगे अमेरिका की तरफ से, ये चीजें अभी फंसी हुई हैं। मोस्तफा साहब का कोई खोज खबर नहीं है बात करने के लिए। ट्रंप ने डायरेक्टली ऑफर किया कि आई एम रेडी टू मीट और टॉक, अभी तक उसके बाद से कोई भी रिस्पांस नहीं आया, ना प्रेसिडेंट की तरफ से, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, ना IRGC। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। इस समय हम सिर्फ एक ब्लाइंड गेस कर सकते हैं, बट हॉर्मुज की स्कर्मिशेस को अभी सीरियसली लेने का नहीं है। ये एरिया डोमिनेशन की छोटी मोटी बटालियन लेवल की एक्सरसाइजेस हैं विच आर नॉट एस्केलेटिंग द वॉर, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। नैना, ठीक है सर, लेकिन हालांकि पॉजिटिव साइन तो है, लेकिन ये बड़ी चिंता तो फिर भी मिडिल ईस्ट के इस तनाव को दर्शाती है। ये डील ईरान और रशिया के बीच की, ये इस पूरे युद्ध को रोक पाएगी और एस्केलेट करेगी, चिंता बढ़ाएगी, या फिर वही बात है कि वाकई में रशिया अपनी एक पुराने हथियारों के या उसको एक तरह से खपाने की
कोशिश में है कि वो मेरे काम का नहीं है, वो एक तरह से खप जाए कैसे भी करके, और ईरान उस फेर में आ चुका है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खाड़ी देशों की टेंशन बढ़ गई है, दावा किया जा रहा है, लेकिन आखिर ये डील आने वाले वक्त में क्या रंग लाती है, चिंता बढ़ाती है या युद्ध को खत्म करती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।